So, hello everyone, my name is Himanshu Srivastava and I welcome to all of you our YouTube channel Noble Institute. तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, हम लोग सेशन स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें हम लोग पोटेंशियल्स के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वही वाला चैप्टर अपना चल रहा है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे। सबसे पहले समझते हैं कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस किसे कहेंगे। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि पोटेंशियल पोटेंशियल जो है वो बराबर होगा। इक्वी मतलब बराबर होगा। हिंदी में भी समझ सकते हो आप कि जो विभव है, पोटेंशियल है, वो समान होगा। ऐसे सरफेस को आप क्या बोलने वाले हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो एक ऐसा सरफेस जिस पर पोटेंशियल एनर्जी समान होने जा रही है, इक्वल होने जा रही है, उसको हम लोग बोलने वाले हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो आप लिख सकते हो अ सरफेस on which potential is same, या इक्वल भी बोल सकते हो आप, एवरीवेयर हर जगह पे, is known as इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस जहां पर सभी जगह पोटेंशियल्स की वैल्यू सेम होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर जगह सेम होगा, बराबर होगा। उसको हम लोग बोलने जा रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक ऐसा सरफेस जहां पर पोटेंशियल सभी जगह बराबर होगा। अब आप समझे जरा इस बात को जरा, कि जैसे मान लीजिए एक हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है। हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है। तो पॉइंट चार्ज है, मान लेते हैं Q। ये पॉइंट चार्ज पे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस R पर जाओ आप। कौन से डिस्टेंस? R पर। R डिस्टेंस जाने पर यहाँ से R डिस्टेंस चले गए, यहाँ से R डिस्टेंस चले गए, यहाँ पे R डिस्टेंस चले गए, इधर R डिस्टेंस चले गए। कहीं पे भी R डिस्टेंस पर जाने पर जो पोटेंशियल होगा वो वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होगा वो पोटेंशियल्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाई आर होता है। तो आर क्या है? इक्वल है सभी के लिए। यानी अगर आपके पास इस तरह से कोई स्फेयर है तो वहां पर जो पोटेंशियल होगा हर एक पॉइंट पर, यहाँ पर चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, पोटेंशियल जो होगा वो सभी जगह पे क्या होगा? बराबर होगा। सभी जगह पे पोटेंशियल्स क्या होगा? बराबर होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलने वाले हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इसी तरह आप ऐसे भी बोल सकते हो, सर ये देखें आप, ये आपके पास ये ढेर सारे सरफेस इस तरह से लगा दो आप, किसी चार्ज पार्टिकल से करते हुए ये ढेर सारे सरफेस अगर आप लगा दे तो ये सभी जो सरफेस है वो क्या है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। ये भी ये चार्ज पार्टिकल है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से ये दूरी r है तो सभी जगह के लिए r है, या r1 बोल दीजिए। ये दूरी r2 है तो इस सभी सरफेस के लिए r2 होगा। ये r3 है तो सभी जगह r3 होगा। ये r4 है तो सभी जगह r4 होगा। तो पोटेंशियल हर जगह क्या होने जा रहा है? बराबर होने जा रहा है। तो अगर कंसेंट्रिक स्फेयर भी है, सर्किल भी है, तो भी आप कह सकते हो कि वहां पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। तो ऐसा सरफेस जहां पर पोटेंशियल, विभव बराबर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। ठीक है, ये गायब हो गया। इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलेंगे उसको। उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो ये गायब हो गया तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी
पोटेंशियल सरफेस। इसका मतलब ये हुआ सम विभव सतह जो है उसको हम लोग बोलने वाले हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये हमारा हेडिंग हो गया है आज का। अब इसके कुछ की पॉइंट्स है जो हमें जानने चाहिए। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमें जानने चाहिए। जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो समझे आप। अगर कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, जैसे मान लीजिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इसके हर पॉइंट्स पे जो पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। तो किसी दो पॉइंट पे, हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो सेम होगा। तो किसी दो पॉइंट पे, जैसे मान लीजिए ये 1 है, ये 3 है, तो 1 और 3 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 1 पे जो पोटेंशियल है वही 3 पे पोटेंशियल है, क्योंकि इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। तो 1 और 3 का जो पोटेंशियल है वो अगर सेम है तो इनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? वो 0 होगा। तो आप क्या बोल सकते हो कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने जा रहा है। तो आप इस बात को चाहें तो लिख सकते हैं कि ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल between any two points, between any two points will be क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। will be क्या हो जाएगा? 0। क्या लिखा आपने? इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस किसी भी दो पॉइंट के लिए हमेशा क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि हर पॉइंट पे पोटेंशियल बराबर है। तो पोटेंशियल बराबर होने का मतलब यही है कि उनका जो डिफरेंस आप करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? सेम आ जाएगी। दूसरी बात आप समझें, बिल्कुल आराम से। दूसरी बात आप समझें कि अगर पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो दो पॉइंट है। किसी भी चार्ज पार्टिकल को यहां से ले जाकर यहां पर रखने में, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर दो चार्ज पार्टिकल, मतलब एक चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से उठाकर दूसरे पॉइंट रखने में जो वर्क डन लगेगा वो भी क्या होगा? 0 होगा। जो वर्क डन होगा वो भी क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होता है? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट अपॉन चार्ज। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट अपॉन चार्ज। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाएगा? Q डेल्टा V हो जाएगा। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाएगा? Q डेल्टा V हो जाएगा। और डेल्टा V अगर 0 है तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाएगा? वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से समझते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में वर्क रिक्वायरमेंट 0 होगा। ठीक है, तो इसको लिखिए जरा आप। ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल on equipotential surface the work required, the work required to move a charged particle, to move a charged particle from one point, from one point
from one point to another point, another point, another point will be जीरो। और क्यों जीरो? क्यों जीरो? तो आप बोल सकते हो कि ये फॉर्मूला है, पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो है, पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो है, तो वर्क रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है ना? तो अगर इफ डेल्टा वी जीरो है तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये इस तरह से। ठीक है, ये दो पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट क्या कहा कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस के किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में किसी भी चार्ज पार्टिकल को जो वर्क रिक्वायरमेंट होगा वो भी जीरो होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट की तरफ। और थर्ड पॉइंट में एक बात समझिए, आप एक बात जानते होंगे कि अगर दो वेक्टर हैं और उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है, दो वेक्टर हैं उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है, तो ए और बी अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो डेफिनेटली ए और बी आपस में कैसे होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। क्यों? क्योंकि ए डॉट बी को क्या बोलोगे आप? ए बी कॉस थीटा बोलोगे, ये जीरो हो जाएगा। ए डॉट बी को क्या बोलोगे? ए बी कॉस थीटा, तो ये जीरो हो जाएगा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? ये जीरो। कॉस थीटा जीरो कब होता है? जब थीटा 90 पे होता है। थीटा 90 का होने का मतलब ए और बी आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ए और बी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, अब वापस आइए। आपने कहा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो माइनस डेल वी बाई डेल आर है या डी वी बाई डी आर है। ठीक है, तो डी वी क्या है? ई डी आर है। और डी वी अगर जीरो है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और dv अगर जीरो है, dv अगर जीरो है तो इसका मतलब वेक्टर E, वेक्टर dr, ये इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है इक्वी पोटेंशियल के लिए। इसका मतलब वेक्टर E और वेक्टर r परपेंडिकुलर है। तो वेक्टर E और वेक्टर r परपेंडिकुलर है, तो किसका मतलब क्या हुआ कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कैसे होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। यानी अगर ये सरफेस है, ये क्या है? सरफेस है, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलनी है, तो ये कैसे निकलेंगी? हमेशा परपेंडिकुलर निकलेंगी। हमेशा कैसे निकलेंगी? परपेंडिकुलर निकलेंगी। जैसे आपने ये वाला डायग्राम बनाया था ना, जैसे आपने ये कहा था ना कि सर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ पे क्यों रखा था? ये आपने कहा था ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो ये अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो यहाँ से ये जो लाइन निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकलेंगी, वो हमेशा इस सरफेस से कैसे निकलेंगी? परपेंडिकुलर। ये देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी तो ये क्या होगा? ये परपेंडिकुलर होगा। ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी, ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो सरफेस के हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना? तो आप इस बात को लिख सकते हो कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या लिख सकते हैं? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, the direction of electric field lines, the direction of electric field lines are always perpendicular, are always perpendicular to the equipotential surface, equipotential surface, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर ही निकलने वाली हैं। दिस इज द थर्ड पॉइंट।
और आखिरी पॉइंट आप समझ रहे हो कि चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दो कभी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, या इक्विपोटेंशियल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर इंटरसेक्ट किया तो दो डायरेक्शन आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इस बात को आप फोर्थ पॉइंट में लिख सकते हैं कि टू टू इक्विपोटेंशियल लाइंस या सरफेस नेवर intersect to each other, never intersect to each other, never intersect to each other। टू इक्विपोटेंशियल लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों? बिकॉज इंटरसेक्शन पॉइंट पे दो डायरेक्शन मिल जाएंगे। इस बात को भी चाहो तो आप लिख सकते हो, बिकॉज at the point of intersection, because at the point of intersection, because at the point of intersection two direction found, which is not possible, या impossible, which is impossible, तो ये हमारे पास इस तरह से चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स है जो आपने यहाँ पर इसको नोट कर लिया है, ठीक है। 2 पॉइंट ये हो गए, 2 पॉइंट ये हो गए, इनको मैं सेपरेट कर ले रहा हूँ, इनको उठा के मैं इधर कर ले रहा हूँ, ताकि थोड़ी सी विजिबिलिटी बढ़ जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ बातें हो गई जो कि रिलेटेड किसके साथ थे? इक्विपोटेंशियल्स के साथ थे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग बात करना चाहते हैं दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको आप बोलते हो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। ध्यान से समझिए, अगर मैं आपसे कहूं कि सर एक कोई पॉइंट चार्ज है, ये कोई पॉइंट चार्ज है Q, और यहां से R डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर? R डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट A है, तो A पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो आप कहोगे A पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा KQ/R²। अगर मैं आपसे पूछूं A पर पोटेंशियल कितना होगा, तो आप कहोगे A पर पोटेंशियल जो होगा वो KQ/R होगा। एक बात ध्यान से समझें, इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज के लिए डिफाइंड है, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज के लिए डिफाइन है, बट पोटेंशियल एनर्जी कभी भी एक चार्ज के लिए डिफाइन नहीं हो पाएगा, ये दो या दो से अधिक चार्ज के लिए ये डिफाइन है। तो क्या कहा आपने कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड फॉर अ सिंगल चार्ज। सिंगल चार्ज के लिए ये डिफाइन नहीं है। इट इज डिफाइंड फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्ज। अगर आपके पास सिस्टम ऑफ चार्ज है तब के लिए ये डिफाइन है। अगर आपके पास सिस्टम ऑफ चार्ज है तब के लिए ये क्या है? डिफाइन है। मगर आप कहिए कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए डिफाइन है, तो पर्टिकुलर पॉइंट के लिए नहीं।
पर्टिकुलर पॉइंट के लिए कौन डिफाइन है? इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन है, पोटेंशियल्स डिफाइन है, बट पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है। कौन डिफाइन है, कौन परिभाषित किया गया है? अगर सिस्टम ऑफ चार्ज है, दो या दो से अधिक चार्ज है, तब के लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करने वाले हैं कि पोटेंशियल एनर्जी अगर दो आपके पास पॉइंट चार्ज हैं तो उनके, और वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखे गए हैं, तब के लिए आप क्या बात करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास केस क्या है? केस ये है कि दो पॉइंट चार्ज हैं Q1 और Q2। अब इनके लिए एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखा गया है, तो अब इनके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? तो इनके लिए पोटेंशियल एनर्जी के लिए बात करना है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा के, पोटेंशियल एनर्जी को यू से दिखाते हैं, आपको पता ही होगा। यू के लिए जो फॉर्मूला आएगा के Q1 Q2 अपॉन आर आएगा। फॉर्मूला क्या हो गया? के Q1 Q2 अपॉन आर। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए नहीं, पॉइंट चार्ज के लिए नहीं डिफाइन है, ये सिस्टम ऑफ चार्ज, दो चार्ज हैं या दो से अधिक चार्ज हैं, तब के लिए ये यहाँ पर डिफाइन किया गया। इसको चलिए प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ के लिए बहुत ही छोटी सी बात मैं आपसे करना चाहता हूं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो किसके बराबर होगा? वर्क डन के बराबर होगा। कैसे बराबर होगा? आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या पढ़ा है? वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में मैं यहां बगल में लिख लूं, वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो पोटेंशियल का चेंज, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज जो होगा वो किसके बराबर होगा? पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज होगा वो किसके बराबर होगा? वो होगा माइनस ऑफ वर्क डन बाय एनी कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। जो कोई संरक्षित बल है उसके द्वारा जो वर्क डन होगा माइनस साइन के साथ, विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय कोई एक्सटर्नल एजेंट है, एक्सटर्नल कोई एजेंट है उसके बराबर। और हमारे इस चैप्टर में जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो कौन है? वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स किसके बराबर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। कंजर्वेटिव यहाँ पे कौन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो वर्क कितना लगेगा? वर्क लगेगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर। तो अगर वर्क के लिए अगर हम लोग बात करें तो वर्क किसके बराबर होता है? वर्क होता है Q इंटू पोटेंशियल। किसके बराबर होगा? चेंज इन पोटेंशियल। आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, यहाँ पे भी बात हो रखी थी, आज भी हम लोगों ने इस फॉर्मूले से रिलेटेड बातें किया। यहाँ पे Q इंटू डेल्टा वी के बराबर, ठीक है ना? तो अब ये अगर आप बात कर रहे हो यहाँ पर, तो वर्क जो हो गया वो Q इंटू डेल्टा वी हो गया। यानी Q1 के लिए अगर बात कर लो तो Q1 के लिए तो ये Q1 और डेल्टा वी यानी V के लिए आप बात कर लो कि इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा। तो पोटेंशियल कितना होगा? तो आप कहोगे K Q2 अपॉन R। तो वर्क ही क्या है? इंटरनल एनर्जी है। तो इंटरनल एनर्जी क्या हो गया? K Q1 Q2 अपॉन R। ये इस तरह से आप इसको बोल सकते हो, K Q1 Q2 अपॉन R। ये आपके पास इंटरनल एनर्जी हो जाएगा। अदरवाइज आपको अगर याद आ रहा हो, हम लोगों ने एक डेरिवेशन किया था, इसका अल्टरनेट कर लेते हैं। अगर आपको याद आ रहा हो कि दोनों पॉइंट चार्ज यहाँ पे हैं Q1 और Q2, Q1 को थोड़ा सा पुश किया तो Q1 यहाँ पर आ जाएगा, Q2, अब ये Q1 Q2 को रिपेल करेगा। अब Q2 को आप खींच के लाओगे यहाँ पर, तो ये Q2 हो गया और ये इनके बीच की दूरी हो गई। अब ये कहाँ पे थे? इनफाइनाइट पे थे, तो यहाँ से आपने इसको इनफाइनाइट से यहाँ पे लाया R डिस्टेंस पे।
तो जब ये r डिस्टेंस पे लाया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, और ये एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा है, क्योंकि ये भागेगा ना तो इसको धीरे धीरे लेकर जाना हो पड़ेगा, तो ये एक्सटर्नल फोर्स है यहाँ से। तो आपको वर्क के लिए बात किया है आपने कि r से इनफाइनाइट तक ले जाने में जो भी r से इनफाइनाइट तक ले जाने में जो भी एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, इसको आपने माइनस साइन के साथ इसको इंटीग्रेट वगैरह किया तो फिर आपके पास वर्क आ जाएगा, और ये वर्क किसके बराबर आ जाता है फाइनली, के Q1 Q2 बाई R के बराबर आ जाता है, और इसी को आप पोटेंशियल एनर्जी भी बोल लेते हैं। मेरे ख्याल से चीज़ें याद आ रही होंगी अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा है तो, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि सर जैसे ये कोई सिस्टम है, मैं कह रहा हूं कि ये हमारे पास एक सिस्टम है, मान के चलिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर Q, यहाँ पे भी Q, यहाँ पे भी Q, ये A है, ये A है, ये A है। तो इस सिस्टम का, पूरे सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी होगा वो किसके बराबर होगा? तो जो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी होगा वो किसके बराबर होगा? 1 और 2 के बीच का क्या इंटरनल एनर्जी है? 1 और 2 के बीच का क्या इंटरनल एनर्जी है? 2 और 3 के बीच का क्या इंटरनल एनर्जी है? और 3 और 1 के बीच का क्या इंटरनल एनर्जी है? 3 और 1 के बीच का, तो 1 2 के बीच की इंटरनल एनर्जी, 2 3 के बीच की इंटरनल एनर्जी और 3 1 के बीच की इंटरनल एनर्जी मिलकर पूरे सिस्टम, पूरे निकाय की इंटरनल एनर्जी हो जाएगी। तो यहाँ पर U ऑफ सिस्टम बोल सकते हो आप, पूरे निकाय की इंटरनल एनर्जी ये हो जाएगी। तो 1 2 के बीच की इंटरनल एनर्जी क्या होगी? K Q Q अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? A, और यही चीज यहाँ पे भी हो जाएगा Q Q अपॉन A, और यही चीज यहाँ पे भी हो जाएगा Q Q अपॉन A। तो ये क्या हो जाएगा? 3KQ स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये किसके बराबर हो जाएगा? इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें, इस बात को जरा समझने की कोशिश करिए। अगर हमारे पास इस तरह से होगा कोई दूसरा सिस्टम, मान लीजिए ये कोई सिस्टम है, स्क्वायर है, ये क्या है? स्क्वायर है, 1 2 3 4, यहाँ पे भी Q रखा है, यहाँ पे भी Q रखा है, यहाँ पे भी Q रखा है, यहाँ पे भी Q, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है। तो इस बार कितने सिस्टम में कॉम्बिनेशन बनेंगे? देखो, एक तो बनेगा 1 और 2 के बीच का, एक बनेगा 2 और 3 के बीच का, एक बनेगा 3 और 4 के बीच का, और एक बनेगा 4 और 1 के बीच का। और भी कोई कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है आपको? एक कॉम्बिनेशन बनेगा 1 और 3 के बीच का, और एक कॉम्बिनेशन बनेगा 2 और 4 के बीच का, और सब कुछ बराबर है। तो ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया, ठीक है। 6KQ स्क्वायर अपॉन A, ये इस तरह से आप कर सकते हो। तो अगर मान लीजिए और भी ढेर सारे हो जाएं तो कॉम्बिनेशन गड़बड़ हो सकता है, तो इसलिए नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन किसके बराबर हो जाएगा? तो जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हो जाएगा वो NC2 के बराबर हो जाएगा। इसको अगर आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और n माइनस 2 फैक्टोरियल। इसको आप और अच्छे से लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं n माइनस 1 अपॉन 2, क्योंकि n माइनस 2 फैक्टोरियल लिखोगे आप तो 2 फैक्टोरियल, n माइनस 2 फैक्टोरियल गायब हो जाएगा। तो ये आपके पास इस तरह से बन जाएगा, जैसे अभी ट्रायंगल के लिए किया था ना,
ट्रायंगल में कितने n हो जाएंगे, n की वैल्यू हो जाएगी 3, तो n -1 अपॉन 2 करिए, तो 3 माइनस 1 2/2, तो क्या आ जाएगा 3। तो आप ट्रायंगल के लिए कितना लिखे थे आप, 1 2 और 3। इसी तरह रेक्टेंगल के लिए आप करेंगे या स्क्वायर के लिए आप करेंगे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो गया, तो n-1/2 करिएगा, तो 4 3 और 2 12 और 2 कितने हो गए, 6। यहाँ पे कितने दिखने को मिला था आपको, 6। तो इस तरह से भी आप चीज़ों को आगे बढ़ाकर ले जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये आपके पास इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, मैं आपको एक सीट प्रोवाइड करूंगा, सीट क्लास में करेंगे उस क्वेश्चंस को हम लोग, तो वहां पे भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जनरली हमारे सिलेबस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ही पढ़ाई करना है, ठीक है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव का स्थितिज ऊर्जा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और आपको पता है कि एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहां पर आपके पास 2 पॉइंट हैं, यहां पर आपके पास 2 पॉइंट हैं, तो मतलब डाइपोल है कुल मिलाकर। एक के पास क्या है, प्लस क्यू चार्ज, और एक के पास क्या है, माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। और ये आपके पास ये एंगल हो गया ना, ये एंगल हो गया थीटा का, ये एंगल हो गया थीटा का। अब आप देखें तो यहां पे जो फोर्स लगेगा ये इस तरफ लगेगा, क्यू ई की तरफ, यहाँ पे फोर्स ऐसे लगेगा, यहाँ पे फोर्स ऐसे लगेगा, माइनस क्यू ई का। तो आपको क्या मिलेगा, एक टॉर्क मिलेगा, एक टॉर्क मिलेगा। टॉर्क का फॉर्मूला शायद आपको याद आ रहा हो, पी ई साइन थीटा, ठीक है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, पी ई साइन थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ई साइन थीटा। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा, जो वर्क डन होगा, जो वर्क डन होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक के द्वारा, वो क्या होगा, रोटेशन में आप देखें, लीनियर मोशन में आप लिखते हो, लीनियर मोशन अगर है, लीनियर अगर एक पार्टिकल लीनियरली आगे बढ़ रहा है तो वर्क होता है एफ डी आर। बट अगर रोटेशन में है अगर कोई, तो यहाँ पर वर्क होता है टाउ डी थीटा। तो यहाँ पे वर्क जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टाउ डी थीटा हो जाएगा। टाउ की वैल्यू ये है, ये सब सारी चीजें हैं, तो आप डायरेक्टली लिख लो। इसी वर्क को आप लिख सकते हो माइनस करके एनर्जी, तो ये हो जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा। किसके बराबर हो जाएगा, माइनस पी ई कॉस थीटा। तो ये बस आप इंटरनल एनर्जी के लिए फॉर्मूला याद रख लीजिएगा कि डाइपोल मोमेंट, डाइपोल की वजह से, वैद्युत द्विध्रुव की वजह से अगर आपके पास स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करना है, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करना है, तो क्या हो जाएगा, पी ई कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ये वर्टिकल होगा ऐसे 90 पे हो जाएगा तो 0 हो जाएगा एनर्जी, और अगर ऐसे रहेगा तो क्या हो जाएगा, डाइपोल ऐसे रहेगा तो पीई हो जाएगा, और यही डाइपोल ऐसे हो जाएगा तो माइनस के साथ वैल्यू आ जाएगी। तो ये इस तरह से आपको चीज़ें ध्यान में रख लेनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। कौन सा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, पोटेंशियल्स वाला। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस का एक्सरसाइज करेंगे, और एक्सरसाइज करने के बाद हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कैपेसिटेंस या कैपेसिटर। तो वो भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा अप्रोक्सीमेट 2 चैप्टर हो गया है, बस इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बाकी है, उसको कर लेंगे, फिर अपनी कहानी 2 चैप्टर की कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उन क्वेश्चंस को करते हैं।
तब तक के लिए हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।